आलसी कालू कौवा कोई काम धंधा ना करता था। अब तो उसकी पत्नी गोरी कौवी भी उससे बहुत तंग आ गई थी। घर में खाने को कुछ भी नहीं है, तुम्हारे साथ साथ मैं भी भूखी मरूंगी। जाओ और कोई काम धंधा कर लो। क्या काम करूं? मुझे कोई काम मिलता ही नहीं है। सभी पक्षी कोई ना कोई काम करते हैं, एक तुम हो कि तुम्हें कोई काम ही नहीं मिलता। मैं आज ही तुम्हारे लिए कोई काम ढूंढ कर आती हूँ। ठीक है, तुम मेरे लिए कोई काम ढूंढो और मैं कल से काम पर चला जाऊंगा। फिर कालू कौवे की पत्नी गोरी कौवी अपने पति के लिए कोई काम ढूंढने घर से निकलती है। चिड़िया बहन वो हर समय घर में सोया रहता है। मैं जब भी काम करने का कहती हूँ तो आगे से कहता है कि मुझे कोई काम मिलता ही नहीं है। आप कबूतर के पास जाएं, उसका चाय का होटल है। मुझे पूरा विश्वास है कबूतर आपके पति को काम पर रख लेगा। फिर गोरी कौवी कबूतर के होटल की तरफ जाती है। देख लो गोरी, अगर आपका पति कालू कौवा काम अच्छे से करेगा तो मैं उसे अपने पास रख लेता हूँ। करेगा कबूतर भैया, क्यों नहीं करेगा। मैं कल ही उसे आपके पास काम पर भेज दूंगी। फिर ऐसे गोरी कौवी खुशी खुशी घर वापस चली जाती है। तो क्या अब मैं जूठे चाय के बर्तन धोऊंगा? कालू जी, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, मेहनत करने में क्या शर्म। आप कल से काम पर जाएं और अगर कोई दूसरा काम मिले तो फिर वो कर लेना। ऐसे दूसरे दिन कालू कौवा ना चाहते हुए भी अपनी पत्नी के कहने पर काम पर चला जाता है। अगर काम अच्छे से करोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगा। अच्छा ठीक है, ज्यादा बातें ना सुनाओ, काम बताओ काम। वो सामने बर्तन पड़े हैं, जाओ और जाकर बर्तन साफ करो। कालू कौवा क्या जाने काम कैसे करते हैं। वो एक बार कबूतर को देखता और एक बार गंदे बर्तनों की तरफ। मर जाऊंगा मगर मैं ऐसे गंदे बर्तन साफ नहीं करूंगा। कुछ ऐसा करता हूँ जो ये कबूतर मुझे खुद ही यहाँ से भगा दे। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा 2 नए कप तोड़ देता है। कप टूटने की आवाज सुनकर चाचा कबूतर भी वहाँ आ जाता है। बेशरम आवारा कौवे, मेरे नए कप तोड़ दिए तुमने, अंधे हो क्या? मुंह संभाल कर बात करो मोटे चाचा कबूतर। अगर तुम मुझसे बड़े ना होते तो अभी तुम्हारी अकड़ निकाल देता मैं तुम्हारे जैसे आवारा के मुंह नहीं लगना चाहता। वो तो तुम्हारी पत्नी रो रही थी, मुझे उस पर दया आ गई। भाग जाओ यहाँ से और फिर कभी मेरे होटल के पास से भी ना गुजरना। यही तो कालू कौवा चाहता था। वो कुछ बोले बिना तुरंत वहाँ से घर वापस चला जाता है। ये क्या काम है, अभी तो आधा दिन भी नहीं गुजरा और तुम अभी से घर आ गए हो। निकाल दिया उसने मुझे काम से। 2 कप क्या टूटे, बातें ही सुनाए जा रहा था वो चाचा कबूतर। काम तो तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुमने कोई काम ना किया मैं भी अपने भाई के पास अपने मैके चली जाऊंगी। गौरी प्लीज मुझे भी साथ ही ले जाना, कम से कम भोजन तो मिलेगा। दूसरे दिन गोरी कौवी मिठू तोते से बात करती है। मिठू का आमों का बाग था। मिठू भाई, मेरे पति को अपने आमों के बाग में रख लें, चाहे तनख्वाह थोड़ी कम ही दे देना। ऐसा ना हो कि तुम्हारा पति कालू कौवा मेरा नुकसान ही करे। नहीं नहीं भाई जी, वो अब दिल लगाकर काम करेगा, मैंने समझा दिया है उसे। तो फिर आज ही उसे काम पर भेज दो। गोरी कौवी ये सुनकर बहुत खुश होती है और घर वापस जाती है। कालू कौवा अभी तक सोया हुआ था। उठो कालू और काम पर जाओ, मैंने मिठू से बात कर ली है।
एक हर समय तुम्हें मेरे काम की ही चिंता रहती है। क्या काम करूँगा मैं मिट्ठू के आमों के बाग में? तुम काम पर जाओ, मिट्ठू आपको सब समझा देगा। कालू जानता था कि अब उसे काम पर जाना ही होगा। फिर कालू कौवा घर से निकलता है। रास्ते में जाते हुए वो सोच रहा था कि ऐसा क्या करे कि मिट्ठू उसे काम से हटा दे। कौवा मिट्ठू के बाग में पहुंच जाता है। जी मिट्ठू जी, बताएं क्या काम करना है मुझे? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे मैं तुम्हारा नौकर और तुम मालिक हो। गरीबी में भी कैसी कैसी बातें सुनने को मिलती हैं। आप काम बताइए, काम, बाकी बातें छोड़ें। पक्के पक्के आम तोड़कर इस टोकरी में डालो और हाँ, सारे आम खा न जाना, केवल एक आम तुम खा सकते हो। काम बताकर मिट्ठू वहाँ से चला जाता है। हाँ, ये ठीक है। ऐसे तो मिट्ठू आज ही मुझे यहाँ से भगा देगा। फिर कालू कच्चे कच्चे आम तोड़कर टोकरी में रखने लगता है। वो कच्चे आमों की टोकरी भर लेता है। मिट्ठू के बच्चे मुझे भी कालू कौवा कहते हैं। काम तो मैं नहीं करूँगा। थोड़ी देर बाद मिट्ठू जब वापस आकर कच्चे आमों की टोकरी भरी हुई देखता है तो वो गुस्से में आ जाता है। पागल कौवे, ये क्या, तुमने मेरे सारे कच्चे आम तोड़ दिए। मैंने तुम्हें पके हुए आम तोड़ने को कहा था। सॉरी सॉरी मिट्ठू मालिक, मैं भूल गया था। दफा हो जाओ यहाँ से और फिर कभी मेरे बाग की तरफ मुंह ना करना। अपनी चोंच देखो, कैसी पहाड़ जैसी चोंच है तुम्हारी। तुम्हारे जैसे तो मेरे नौकर होने चाहिए थे और तुम मुझे अपना नौकर बना रहे हो। ऐसे बातें सुनाने के बाद कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। अब तो गोरी कौवी बहुत तंग आ गई थी। करती भी तो वो क्या करती। फिर तंग आकर कालू को साथ लेकर अपने मैके अपने भाई के पास चली जाती है। गोरी बहन, सब ठीक तो है? आप रो क्यों रही हो? भाई, ये कालू कोई काम नहीं करता। मैं तंग आकर इसे आपके पास ही ले आई हूँ। मैं अब और भूखी नहीं रह सकती। बोल ओए कालू, अगर काम धंधा नहीं करना तो क्यों शादी की थी मेरी बहन से? मैं जहाँ भी काम पर जाता हूँ कुछ ना कुछ गलत हो जाता है मुझसे और वो मुझे काम से निकाल देता है। ठीक है गोरी बहन, आप मेरे घर में ही रहें और कालू तुम मेरे साथ मेरी दुकान पर चलो और आज से तुम मेरी दुकान पर बैठा करोगे। ये काम कालू को कुछ आसान लगता है। हाँ हाँ, बैठकर करने वाला काम तो मैं कर सकता हूँ। फिर गोरी का भाई कालू कौवे को अपनी दुकान पर ले जाता है। अच्छे से काम करना और पैसे ध्यान से लेना। आप चिंता ना करें, मैं ये काम अच्छे से कर लूँगा। फिर क्या था, कालू जी काम पर लग जाते हैं। गोरी का भाई भी वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद दुकान पर एक सुंदर सी कौवी आती है। क्या ये दुकान आपकी है? कालू भी सुंदर कौवी देखकर अकड़ जाता है। हाँ हाँ, मैं ही मालिक हूँ इस दुकान का। अच्छा, तो फिर मुझे 2 किलो चीनी, घी, चावल और ऐसे वो कौवी कालू से ढेर सारा सामान ले लेती है। मेरा घर नदी के पास है, अगर चाय पीने को दिल करे तो आ जाना, मिलकर चाय पियेंगे। तुम बहुत सुंदर कवि हो, कितने प्यार से बात करती हो। मेरे पास सामान के पैसे नहीं हैं, मैं फिर दे दूंगी आपको पैसे।
कौन कमबख्त तुमसे पैसे मांग रहा है? जो तुमने मुस्कुराकर 2 बोल बोल दिए वो पैसों से कम नहीं है। वो कौवी वहाँ से चली जाती है। शाम को जब गौरी का भाई आकर हिसाब देखता है तो दुकान खाली थी और पैसे भी नहीं थे। गौरी का भाई डंडा उठाकर कालू कौवे को मार मार कर वहाँ से भगा देता है। मैं अपनी बहन को 2 वक्त की रोटी दे लूंगा, मगर तुम्हारे जैसे आवारा और आलसी को अपने पास नहीं रख सकता। फिर गौरी अपने भाई के पास रहती है और कालू कौवा रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, खुद में काम करने की आदत डालें, क्योंकि आलसी पक्षी हमेशा नाकाम ही रहते हैं। गौरी कौवी और रानो चिड़िया अपने घर से भोजन की खोज में निकली थीं। वो उड़ते उड़ते दूर निकल जाती हैं और फिर थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाती हैं। आज तो भोजन ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो गया है। सुबह से हमें एक दाना तक नहीं मिला। चिड़िया, मौसम भी ठीक नहीं है। मैं तो कहती हूँ हम किसान के खेत से ही कुछ मकई के भुट्टे चोरी कर लेते हैं। ना बाबा ना, मुझे किसान के खेत में जाने से बहुत डर लगता है। अब किसान भी पहले वाले नहीं रहे। उनके हाथ में बंदूक होती है, सीधी गोली मारते हैं। वो दोनों बैठी ऐसे बातें कर रही थीं कि हवा तेज हो जाती है और साथ में बारिश भी शुरू हो जाती है। गौरी बहन, ऐसी बारिश में उड़ना हमारे लिए ठीक नहीं। हम इसी पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं और जब बारिश रुकेगी तो फिर सोचेंगे कि हमें क्या करना है। ऐसे वो दोनों बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। चिड़िया, वो देखो सामने पेड़ पर एक मीठा फल लगा हुआ है। हवा तेज है, हवा रुक ले, फिर जाकर देखते हैं। मुझे तो भूख जोरों की लगी हुई है, मैं तो जा रही हूँ। नहीं गौरी, ऐसे मौसम में भोजन को छोड़ अपनी जान बचाओ, जान। मगर गौरी कौवी चिड़िया की एक नहीं सुनती और वो वहाँ से उड़ जाती है। हवा बहुत तेज थी। गौरी आगे को जा रही थी, मगर तेज हवा उसे पीछे की तरफ धक्के दे रही थी और फिर तेज हवा गौरी कौवी को एक दिशा में उड़ाकर ले जाती है। वो किसी तिनके की तरह हवा में उड़ी जा रही थी। गौरी ने मेरी बात ना मानकर अच्छा नहीं किया। भोजन के लालच में अपनी जान गंवा देगी। गौरी तो बहुत दूर चली गई थी और फिर वो एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाती है। 2-3 घंटे बारिश होने के बाद मौसम साफ हो जाता है। चिड़िया गौरी को इधर उधर हर जगह देखती है, मगर उसे गौरी कौवी कहीं दिखाई नहीं देती और फिर वो वापस चली जाती है। कालू भैया, मैंने उसे बहुत समझाया था, मगर उसने मेरी एक न सुनी। वो हमेशा लालच करती है और हमेशा नुकसान उठाती है। मैंने गौरी को हर जगह ढूंढा, मगर वो मुझे कहीं भी नहीं मिली। मुझे नहीं लगता कि गौरी अब जिंदा होगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं गौरी जैसी पत्नी कहाँ से लाऊंगा? मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। फिर चिड़िया अपने घर चली जाती है। मर गई, गौरी मर गई। हर रोज मुझे मारती थी और अब खुद ही मर गई। जान छूट गई मेरी। अब करवाऊंगा दूसरी शादी। जग्गू, जो कौवे का बेटा था, वो भी उठ जाता है। पापा, मम्मा अभी तक क्यों नहीं आई? मम्मा मर गई, मम्मा मर गई है तुम्हारी। जग्गू, मगर तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें बहुत सुंदर सी मम्मा ला दूंगा। पापा, मम्मा कहाँ से मिलती है? बाजार से। मैं आपको बाजार से
नहीं मम्मा, ला दूंगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब कालू सोच रहा था कि अपने दोस्तों से कैसे कहे कि वो दूसरी शादी करना चाहता है। कालू कौवा लूसी कबूतरी के पास जाता है। लूसी, जब से गोरी मर गई है मुझे तो कुछ पता नहीं चलता कि घर को कैसे संभालूं, घर को संभालूं या भोजन को जाऊं। बहुत मुश्किल हो जाती है माँ के बिना बच्चे को पालना। आप मुझे डायपर लगाना सिखा दें। मैंने कई बार जग्गू के डायपर लगाया है, मगर डायपर थोड़ी ही देर में खुल जाता है। आप चिंता न करें कालू भैया, कल से मैं आकर जग्गू का डायपर बदल जाया करूँगी। इसने भी दूसरी शादी का मशवरा नहीं दिया। मैं अब चिड़िया के पास जाता हूँ। फिर कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, चिड़िया, जग्गू अभी छोटा है। अगर मैं उसे घर में छोड़कर भोजन लेने जाऊं तो मुझे डर होता है कि पीछे से उसे कोई चील ना खा जाए। जब आप भोजन लेने जाओ तो जग्गू को मेरे पास छोड़ जाया करें, ऐसे आपकी चिंता खत्म हो जाएगी। मुझे बात करते शर्म तो आ रही है, मगर क्या करूं? अकेले जीना बहुत मुश्किल है। चिड़िया, मैं सोच रहा हूँ कि मैं दूसरी शादी कर लूं। अच्छा, तो आप दूसरी शादी? बूढ़ी फाख्ता गोरी कौवी को घायल हालत में उठाकर अपने घर ले गई थी। उसने गोरी के पंख और सर पर पट्टी करवा दी थी। अब गोरी पहले से ठीक थी। कौवी, आपका पति तो आपको याद करके बहुत रो रहा होगा। माँ जी, मुझे तो लग रहा है वो बहुत खुश होगा। दूसरी शादी करने की इच्छा थी उसकी। मुझे तो डर है कहीं उसने दूसरी शादी ही ना कर ली हो। बस 2-4 दिन लगेंगे आपको ठीक होने में, फिर आप अपने घर चली जाना। चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी कि कबूतर भागा भागा आता है। चिड़िया, चिड़िया, अभी अभी एक पक्षी आया था। उसने मुझे बताया कि उल्लुओं की गुफा के पास कोई कौवी मिली है। वो घायल है, हो सकता है वो गोरी हो। तो फिर हमें जल्दी से कालू को बताना होगा। जल्दी चलो। फिर चिड़िया और कबूतर कालू कौवे की तरफ चले जाते हैं। नहीं चिड़िया, वो कौवी कोई और होगी। मुझे नहीं लगता कि गोरी अभी तक जिंदा होगी। अगर वो जिंदा होती तो अब तक घर पहुंच गई होती। कालू भैया, एक बार जाकर देख लेने में क्या हर्ज है? चलो देख लेते हैं। फिर कालू, चिड़िया और कबूतर वहाँ से उड़ते हैं। रास्ते में जाते हुए कालू सोच रहा था, अगर वो सच में गोरी हुई तो मेरी सारी खुशियाँ मट्टी में मिल जाएंगी। नहीं नहीं, वो गोरी नहीं हो सकती। ऐसे ही सोचते हुए कालू अपने दोस्तों के साथ उल्लू के पास पहुंच जाता है। नहीं, ये तो गोरी नहीं है। मैं ना कहता था कि गोरी मर गई होगी। खुश तो ऐसे हो रहे हो जैसे तुम पहले से ही गोरी को मारना चाहते थे। कबूतर यार, ऐसा मजाक नहीं करते। ये कौवी मेरे घर के पास ही गिरी पड़ी थी। मैं इसे घोंसले में उठा लाया। अब मैं ठीक हूँ, मैं उड़ भी सकती हूँ। कबूतर भैया, क्यों ना हम इसी कौवी की कालू से शादी कर दें? बात तो ठीक है चिड़िया आपकी। हाँ भाई कालू, पहले इस कौवी से तो पूछ लें। उम्र ज्यादा है इस कौवे की,
मगर कोई बात नहीं है, मेरी भी उम्र इतनी कम नहीं है। तो फिर आप चले मेरे साथ, हम आपकी शादी कालू से कर देंगे। वो सब उस कवि को साथ लेकर वापस लौटते हैं। कालू, कल तैयार हो जाना, दुल्हा बनने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही आ जाना और मेरे घर से ही इसे ब्याह कर ले जाना। मेरी पगड़ी पड़ी है घर में, वो पहन लूंगा। और कौन सा तैयारी करना है मुझे? मिठाई लेकर आना, मैं पहले मिठाई खाऊंगी और फिर आपके साथ जाऊंगी। जग्गू, जग्गू बेटा, कल मैं आपके लिए नई मम्मा ले आऊंगा। पापा, क्या नई मम्मा मिल गई हैं? हाँ, मिल गई है, मैं कल लाऊंगा। गौरी बेटी, अब थोड़ा सा उड़ कर देखो, अगर उड़ सकती हो तो चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आती हूँ। मैंने कल थोड़ा सा उड़ा था, अब मैं उड़ सकती हूँ। अगले दिन कालू अपनी पगड़ी पहनकर खुशबू लगाकर तैयार हो जाता है और सुबह सुबह ही चिड़िया के घर पहुंच जाता है। चिड़िया ने भी कवि को दुल्हन बना रखा था। सब पक्षी इकट्ठे हो गए थे, ढोल भी बज रहा था। जल्दी करो, अब जल्दी से मेरी शादी कर दो। अभी कालू ने ऐसा कहा ही था कि गौरी कवि फाख्ता के साथ वहाँ पहुँच जाती है। किसकी शादी है? कालू तो गौरी को देखकर एक पेड़ के पीछे छुप गया था। गौरी, तुम जिंदा हो? पहले बताओ मुझे, शादी किसकी हो रही है? गौरी, कालू की। जिस दिन पता चला कि तुम मर गई हो, कालू तो उसी दिन से शादी करने के लिए तैयार था। वो है कहाँ? वो सामने पेड़ के पीछे छुपा है। फिर क्या था, कवि पीछे पीछे और कालू आगे आगे। और फिर गौरी कवि कालू की झाड़ू से खूब पिटाई करती है और कालू के सारे अरमान दिल में ही रह जाते हैं।